अनफॉर्चुनेटली वैसी एक समस्या आ गई लैपटॉप के साथ। एक्चुअली अभी तक जितने भी वक्ताओं ने बोला उन्होंने आपसे बिल्कुल सीधा संवाद किया। मैं अगर ऐसा करने लगूंगा तो बड़ी मुश्किल होगी समझने में, इसलिए स्लाइड में जरूरी है जिससे मैं आपको दर्शा सकूं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे पीछे एक बार एक सेमिनार में ऐसा हुआ, मैंने कहा अगर जलाशयों का जीर्णोद्धार होगा तो वायु प्रदूषण खत्म हो जाएगा। तो लोग कहते हैं यार ये कैसे संभव है। मैंने इसलिए स्लाइड देने की जरूरत होती है जिससे मैं आपको दर्शा सकूं कि जो मैं कह रहा हूँ संभव है। हालांकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो काम किया है वहाँ जो साइंटिफिक डेटा जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया उसके अंदर ये बात प्रूव हुई कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट होता है विद द रिजुविनेशन ऑफ द वाटर बॉडी। जब जलाशयों का जीर्णोद्धार होता है जो उनका नैसर्गिक पारिस्थितिक तंत्र जब पुनर्स्थापित होता है तो वायु प्रदूषण का शमन स्वतः होता है, नैसर्गिक रूप से होता है। लेकिन ये बात लोगों को समझने में और पालन करने में बहुत समस्या है। इसी प्रकार जब मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जो प्राकृतिक जलाशय है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नेचुरल स्ट्रक्चर है, तो लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत आती है कि यार जब तक हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अबैटस नहीं लगाएंगे, पाइपलाइन नहीं लगाएंगे, तब तक भूजल भरण कैसे होगा। सो ये जो आजकल की जो आपाधापी वाली लाइफ है हमारी, उसमें हमें ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा था कि हमारे करने से ही होगा, जबकि आप ये देखिए कि हमारे अपने शरीर में जितने भी वाइटल फंक्शंस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं बोलते दिल को धड़कने के लिए, हम नहीं बोलते किडनी को फिल्टर करने के लिए। तो जो प्राकृतिक है वो ही सर्वोत्तम है। इस बात को हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, क्योंकि आपने पता नहीं कभी ऑब्जर्व किया हो कि ना किया हो, पिछले बहुत 10-12 सालों में हम नेचुरली को जो शब्द है नेचुरली उसको रिप्लेस कर चुके हैं ऑटोमेटिकली। मतलब ऑटोमेटिक वो होता है जो मैकेनिकल हो, जिसके पीछे एक सिस्टम हो, एक हार्डवेयर हो, एक सॉफ्टवेयर हो, और नेचुरली वो होता है जिसके पीछे एक इकोलॉजी है, जिसके पीछे एक एनवायरमेंटल साइकिल है। सो नेचर इज द बेस्ट इन परफॉर्मेंस, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। और ये हमको याद दिलाया अभी जो कोरोना क्राइसिस हुआ, इसमें ग्लोबल लॉकडाउन हुआ, तो पहली बार आदमी को ये समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। जब ग्लोबल लॉकडाउन लगा तो ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट किया कि नदियाँ साफ होने लगी, एयर पोल्यूशन खत्म हो गया। तो वो खत्म कैसे हुआ? वही हमारी टेक्नोलॉजी है जो हम कोविड के पहले से कह रहे थे, लेकिन अब लोग भरोसा कर रहे थे क्योंकि नदियाँ साफ हुई, तो इसका मतलब उनके पास एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। जब हम कहते थे कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 पंच महाभूत हैं जिनकी वजह से इस धरा पर जीवन संभव हुआ है, तो ये अपने आप में कोई डेड सब्सटेंस, कोई मृत पदार्थ नहीं हो सकते, ये अपने आप में लिविंग इकोलॉजीज हैं। तो इस बात को लोगों को समझने में और डाइजेस्ट करने में कोई मुश्किल होती है। लेकिन जब कोविड का लॉकडाउन लगा तो वो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म सबके सामने आया कि अगर ये जीवित तंत्र नहीं है तो अपने आप साफ कैसे होगा। भाई सिर्फ ऑफिस के बंद हो जाने से पोल्यूशन तो इतना भी कम नहीं हो जाता। सुबह को ऐसे तो बदस्तूर जारी है, आदमी घर में है तो ऐसा नहीं है कि बर्तन नहीं धोएगा या कपड़े नहीं धोएगा या नहाएगा, वॉशर नहीं यूज करेगा, वो सबको बदस्तूर जारी है और पूरे 7.2 बिलियन लोगों के साथ जारी है। तो फिर ये नदियाँ साफ कैसे हुई और एयर पोल्यूशन खत्म कैसे हुआ? तो इट वाज ओनली बिकॉज देयर वाज अ लिविंग इकोलॉजी इन एयर, इन सॉइल एंड इन वाटर। अब जब हम जलाशयों की बात करते हैं, जैसे ये कबीर प्राकृतिक स्थली है, बहुत ही पावन जगह है। जब कबीर जी आए थे उस समय जो लहरकारा तालाब था ये करीबन 23.5 एकड़ का था, आज मात्र 13 एकड़ का रह गया। इंक्रोचमेंट हुआ,
पोल्यूशन का लोड बढ़ा। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक भाई साहब से बात करी थी, मैंने उनको बताया कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोई भी जलाशय ऊपर से नहीं सूखता, नीचे से सूखता है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, नीचे से कैसे सूखेगा? तो मैंने कहा जब गाद भरती है, जो भी हम सुबह डाल रहे हैं, वो सारा का सारा नीचे जाके सेटल हो रहा है। नीचे जो सॉइल कैपिलरीज होती हैं, मृदा कोशिकाएं होती हैं, जो कि लिंक होता है बिटवीन सरफेस वाटर बॉडी एंड अंडरग्राउंड एक्विफर, जो भूमिगत जलाशय है और जो भूतल के जो जलाशय है, उनके बीच का एक वर्टिकल लिंक होता है मृदा कोशिकाएं, सॉइल कैपिलरीज। जब वो चोक हो जाती है तो पानी ना ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है। इसका मतलब जब बरसात में ज्यादा पानी आएगा तो पानी स्पिल ओवर होगा और फ्लडिंग होगी। वहीं इसके विपरीत गर्मी में जब इवैपोरेशन रेट बढ़ेगा तो तालाब सूख जाएगा। तो सूखा ऊपर से या नीचे से, क्योंकि नीचे का लिंक हमने बंद कर दिया, इसीलिए ऊपर से तालाब सूख गया। तो ये सारी चीजें बहुत ही ऑब्वियस है, हमारी नजर के सामने है, लेकिन हम अपने आप में भी जितना ज़्यादा मशगूल हो गए, इतने बिजी हो गए कि अभी तो भारत इन सब चीज़ों के बारे में हमारी नज़र के सामने है, उसमें कभी ध्यान ही नहीं देते। जैसे एक भाई साहब से मेरी डिस्कशन हो रही थी कि जितनी भी हम फसल लेते हैं, हर फसल में जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम हो जाती है। तो हमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए हम यूरिया, पोटैश, ये सारी चीजें डालते हैं जिससे उर्वरता बढ़ेगी। तो मैंने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा कि सर जब बारिश का मौसम आता है तो बंजर जमीन में भी घास उगाती है कैसे? अगर बंजर जमीन में भी घास उग रही है तो इसका कारण मिट्टी तो नहीं हो सकती। सिर्फ हमने मिट्टी में कुछ चेंज नहीं किया, ना तो हमने घास के बीज डाले, ना तो हमने कोई उर्वरक डाला, तो बंजर भूमि थी। फिर भी यदि घास उग रही है तो चेंज कहाँ आ रहा है? सिर्फ पानी में। यदि जल की गुणवत्ता सही है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, तो बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है। तो इसीलिए हम स्लोगन में तो बहुत लिखते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन उसे जीवन में उतार नहीं पाते कि जल की जीवन में कितनी बड़ी महत्ता है। अब एक वैसे मैं प्रेजेंटेशन पे भी आऊँ, जैसे एक बड़ा बेसिक सा फैक्ट है, जब भी कोई स्पेस मिशन दूसरे सैटेलाइट या दूसरे उपग्रह या दूसरे ग्रह को ढूंढता है और उसमें जीवन की संभावना को तलाश करता है, तो इतनी बड़ा सिंपल सा तलाश होती है, पानी है कि नहीं। अगर पानी है तो जीवन संभव है, और हमारे ग्रह में जो पानी है हम उसको दूषित किया जाता है। एक जल संकट आया, भारत की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार जल संकट आया। 2019 में जब जल शक्ति मंत्रालय बना तो पहली बार मंत्री जी की ये स्टेटमेंट थी कि 54% भारत जल संकट से जूझ रहा है। तो जल संकट आया कहाँ से? पानी तो कम हुआ नहीं। भारत एक जल संपन्न देश सदियों से रहा है, और एक बूंद भी पानी पृथ्वी के बाहर तो गया नहीं, तो जल गया था। तो ये जो जल है, जो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए जो जल चाहिए था, वो सिर्फ हमारे जलाशयों और नदियों में है, और उसको ही हमने प्रयोग कर दिया। तो जो जल संकट है उसका कारण सिर्फ हमारा फैलाया हुआ प्रदूषण है, जो डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल एफलुएंट हम वाटर बॉडीज में डालते जा रहे हैं, उसकी वजह से ही जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो यदि हम इनको रिस्टोर कर दें तो जल संकट अपने आप चला जाएगा। सो दिस इज द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड वी आर वर्किंग। अब मैं सीधे से स्लाइड पे आता हूँ, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। प्रोग्राम का नाम जैसे आपने बाहर से अंदर आते जो बैनर्स के ऊपर भी पढ़ा, revamp and pause. This is a project in काशी, और इसको हम करने वाले हैं थ्रू रिसर्वेशन ऑफ मीटिंग इक्वालिटी ऑफ द वाटर बॉडी।
मतलब जो नैसर्गिक पारिस्थितिक तंत्र है जलाशयों का, उसे पुनर्जागृत कर हम रिवैम्प और पॉज का प्रोग्राम चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, ये दो अलग अलग टर्म्स क्या हैं, इनके बारे में मैं विस्तृत चर्चा आगे प्रेजेंटेशन में करता हूँ। ये जो जल की समस्या है ये पूरे काशी में है। हालांकि काशी में जल की प्राकृतिक रूप से कोई कमी नहीं है। गंगा नदी के किनारे है, वरुणा नदी है, अस्सी नदी है, तो एक तरीके से काशी जो है वो 3 दरियाओं के बीच है। तो टेक्निकली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। लेकिन उसके बाद भी जो रिसेंट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिसर्च है वो ये कहती है कि अबाउट 64 to 75 सेंटीमीटर वाटर लेवल इज गोइंग डाउन एवरी ईयर। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि जब 3 नदियां बह रही हैं शहर में, उसके बाद भी उसका वाटर लेवल नीचे जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है गवर्नमेंट कर रही है। लहरतारा तालाब के लिए काफी एफर्ट एलोकेट हुआ, पीएमसी क्रेडिट हुई, 1200 करोड़ रुपए देने की उन्होंने बात की, और अयोध्या और वाराणसी यूपी के बजट में भी काफी प्रॉब्लम है। फिर भी यदि स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ मूलभूत कारण है, इनको एक्सप्लोर करना आवश्यक है। तो अब हम कॉज की तरफ जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज ओवर एक्सट्रैक्शन। हम बहुत ज्यादा पानी भूमिगत जलाशयों से निकाल रहे हैं। जो हमारे बोरवेल्स हैं और जो ट्यूबवेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। उसके अगेंस्ट में जो रिचार्ज होना चाहिए वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, तो पानी वापस जाए कैसे। जो जलाशय हैं वो चोक हैं बिकॉज ऑफ फ्लड्स। उसके बाद जो हमारा सूरज का प्रोडक्शन है, वेफलेट का प्रोडक्शन है, वो बहुत ही मैसिव है। और जब हम इसको ठीक करने की बात करते हैं तो पहले या तो हम एंक्रोचमेंट हटाने में लग जाते हैं या फिर हम सौंदर्यीकरण में लग जाते हैं। जैसे अभी लहरतारा का भी सौंदर्यीकरण तो हुआ, आसपास में काफी खूब सिविल वर्क हुआ, वो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसका पुनर्जागरण नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ वापस नहीं आई, जिसकी वजह से इंटर जो बर्ड्स और बीज और बटरफ्लाइज जो आनी चाहिए थी, जैसा नैसर्गिक स्थल में होना चाहिए था कभी प्राकृतिक स्थल, वैसा नहीं बन पा रहा। तो जब तक हम पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जागरण नहीं करेंगे तब तक वो उस स्वरूप में नहीं आएगा। So reclamation is often confused with rejuvenation. मतलब जैसा मैंने बोला ब्यूटिफिकेशन को हम रिजुविनेशन मान लेते हैं। इस वजह से ये जो जल संकट है वो गहरा होता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि वो जो लोग हैं जो इससे कंसर्न है उन्हें जागरूक किया जाए, और इस जागरूकता प्रोग्राम का नाम है पॉज, which is public awareness on water through symposium। तो ये पहला पार्ट है प्रोग्राम का, पब्लिक अवेयरनेस का। वाराणसी में आप देखें तो 110 वार्ड है, 110 वार्ड के लिए 11 टीम बनी है। हर टीम में 3 लोग हैं। इनका काम है, इनको हम कहते हैं द अवेयरनेस। इनका काम है हर वार्ड में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने भी मेडिकल यूनिट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उन सबको जाके ये बताया जाए कि आपका एक्सट्रैक्शन कितना है, पुनर्भरण कितना होना चाहिए, पीजोमीटर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, जिससे आपको ये पता तो रहे कि आप कितना पानी निकाल रहे हैं और कितना वापस भरा जाना चाहिए जो आप नहीं भर पा रहे हैं। सो लॉज है बट उनका जो इन्फोर्समेंट है वो जरूरी है, और पब्लिक अवेयरनेस है वो जरूरी है। तो ये जो पब्लिक को अवेयर करना और पब्लिक का पार्टिसिपेशन लाना और जो बिहेवियरल चेंजेस लाने हैं लोगों में, इंडस्ट्रीज में, होटल्स में, मेडिकल यूनिट्स में, वो काम ये पॉज प्रोग्राम के अंतर्गत होगा, जो कि बहुत
बहुत ही ऐसा कुछ असाधारण लक्ष्य नहीं रखा है। 11 टीमें बनानी है, हर टीम के पास 10 वार्ड है, हर महीने उनको एक वार्ड कवर करना है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम है पूरा 12 महीने का प्रोग्राम है। सो हर मंथ हमारा इस तरह का एक सिम्पोजियम होगा जिसके अंदर जो भी उस वार्ड के लोग हैं वो सब लोग आएंगे, हर टीम की हर वार्ड से लोग आएंगे और उनको ये सारी बातें अवेयर कराई जाएंगी, जिसके बाद वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे और वो कंप्लायंस की तरफ बढ़ेंगे। तो दिस इज द पॉज प्रोग्राम एंड रिकैप प्रोग्राम इज जो फुल फॉर्म है इसका, दिस इज रिवाइविंग एंड रीइंस्टेटिंग वाटर बॉडीज ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अगर पूरे काशी में देखें तो देयर आर 64 वाटर बॉडीज, 64 जलाशय ऐसे हैं जो कि पौराणिक महत्व के हैं, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हैं, तो उनको रिस्टोर करता है। जो हाउसहोल्ड वेस्ट वाटर आ रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आ रहा है और जो रन ऑफ वाटर आ रहा है, जो स्टॉर्म वाटर आ रहा है, जो बारिश का जो पानी है, वो सब आके जो नेचुरल इकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमने नेचुरल इकोलॉजी को रिवाइव करना है, जिससे ये सारा का सारा पोल्यूशन जो है वो कंज्यूम हो, हमको फिजिकली रिमूव ना करना पड़े। दिस इज आवर टेक्नोलॉजी, दिस इज द रिवाइव प्रोग्राम फॉर ऑल 64 वाटर बॉडीज व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम लहरतारा लेक। इस प्रोजेक्ट में हमारे जो पार्टनर्स हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बिकॉज लहरतारा लेक जो है वो आर्कियोलॉजी के अंदर आती है। Sriganga is a center for studies and management of Gariga Basin, जो कि एक academic body है, consortium of 8 IITs. Central Groundwater Board is again a partner to understand and complete the study on the amount of aquifer in charge. IIT BHU की एक विशेष भूमिका है, जिसमें हम जैसे ही रिजुविनेशन ऑफ द वाटर बॉडी होगा तो नेचुरल रूप से वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने लगेगा। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो स्टडी है दैट विल बी कंडक्टेड बाय IIT। UP Pollution Control Board will conduct a study on the qualitative changes into the water quality, the sludge quality and the air quality. CMPBI will conduct a study on hydrogeology and Namami Ganga or NHC, the strategic alliance partners of this particular project, because पूरा गंगा रिवर बेसिन जो है वो उनके जुरिसडिक्शन में आता है एंड लहरतारा इज वन ऑफ देयर जुरिसडिक्शन, so that is why they also came from, so they are also partner. So this is the complete project. NOC Foundation is new project for children. उन्होंने बच्चों के लिए काफी सारा काम किया है, जाहिर सी बात है बच्चों को पीने के लिए पानी चाहिए, जैसे पानी में भी काफी सारा काम किया है। NOC and research is no operation certificate and research, which is a research agency but a civil society which is conducting research on the compliances and enforcement of the laws pertaining to the environment. So जैसे environmental clearance है तो वो clearance के ऊपर जो भी क्या होता है कि आपको जब भी कोई अधिकार मिलता है तो साथ में कुछ न कुछ दायित्व मिलते हैं, तो अधिकार का तो आप उसको तो अवेल करते हैं, बट दायित्व निभा रहे हैं कि नहीं इसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस का जो ये काम है दिस इज डन बाय NOC and research. So those were our partners. Now let's begin with understanding of the problem, pollution and its chain reaction. क्या होता है, हम वाटर बॉडीज में जो भी अपना सूवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डालते हैं वो सारा का सारा जो जा रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये जो डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं ये इवेंचुअली सेटल डाउन कर देते हैं और सेटल डाउन होने के बाद ये लेयर ऑफ स्लज बनाते हैं, इट चोक्स द सॉइल कैपिलरी। तो सॉइल कैपिलरी के चोक होने की वजह से पानी सरफेस वाटर बॉडी से अंडरग्राउंड एक्वीफर और वाइस वर्सा नहीं जा पाता, तो ये एक बॉटलनेक सिचुएशन यहाँ क्रिएट करते हैं। जो दूसरी बॉटलनेक सिचुएशन है वो हम क्रिएट करते हैं ऑन द टॉप, क्योंकि जैसे ही हम वाटर बॉडी में जरूरत से ज़्यादा फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियल कंपाउंड्स वगैरह हेवी मेटल्स डालेंगे तो नेचर विल क्रिएट वीड्स एंड वीड्स विल एक्वायर द कंप्लीट टॉप सरफेस। तो टॉप सरफेस एक्वायर करने की वजह से
टॉप सरफेस एक्वायर करने की वजह से जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो रुक जाता है, तो फोटोसिंथेसिस की जो नेचुरल प्रोसेस है वो रुक जाती है। इसकी वजह से वाटर गेट्स कैप्टिवेटेड बिटवीन द टॉप लेयर ऑफ स्लज एंड द बॉटम लेयर, द टॉप लेयर ऑफ लीव्स एंड द बॉटम लेयर ऑफ स्लज। हम इनके बीच में पानी सड़ता रहता है। अब अगर हम नेचुरल रूप में किसी भी वाटर बॉडी को देखें, क्योंकि आप एक रेयर वाटर में आप कैलाश मानसरोवर में जरूर मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्या है कि एक कंसिस्टेंट एक्सचेंज चल रहा है। Water, surface water will go to the underground aquifer through soil capillaries. Within the water body, there is a aquatic food chain, जो जलीय खाद्य तंत्र है। इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं जिनको प्लैंक्टन्स खाते हैं, प्लैंक्टन्स को मछलियाँ खाती हैं, और मछली का जो एक्सक्रीटा है दैट इज अमोनिया, उसे जमीन की यूटिलाइज होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो ये जलीय खाद्य तंत्र है जो सब एक दूसरे का पोषण करते हैं। इट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी रिश्ता है सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में, और ये तंत्र चलता रहता है साइक्लिक तरीके से। ऑन द अदर हैंड वाटर में जो माइक्रोबायोटा है दैट आल्सो परफॉर्म्स ऑटोट्रॉफिक फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस। तो जो सनलाइट आती है उससे फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर ही प्रोड्यूस होती है, और जो जितने भी जलीय जीवन है सबको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। Now, again, in exchange for this function also to happen, photosynthesis के लिए फोटोन तो चाहिए, पर कार्बन भी चाहिए। ये कार्बन आता है एटमॉस्फेयर से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के जरिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जो वाटर बॉडी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो सोखने की प्रक्रिया है, दिस इज कॉल्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आज आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ रेवेन्यू। कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, और कार्बन बाजार एक बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट है, वैसे कार्बन बाजार भी एक मार्केट है जिसके अंदर कार्बन क्रेडिट्स की वैल्यू है। 2016 में एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू थी अबाउट $52। सो ये जैसे स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करती है, वैसे कार्बन बाजार भी फ्लक्चुएट करता है। कार्बन क्रेडिट में अगर कॉप समिट में अगर यूएस पार्टिसिपेट करता है तो रेट में उछाल आता है, अगर यूएस एग्जिट करता है तो रेट में गिराव होता है। तो इस तरीके का उछाल और गिराव स्टॉक मार्केट की तरह कार्बन मार्केट में भी चलता रहता है। और कार्बन क्रेडिट्स जो आप अर्न करते हैं दैट इज अ प्योर रेवेन्यू। वो रेवेन्यू जो भी वाटर बॉडी का ओनर है उसके पास उपलब्ध होगा जब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा तब। लेकिन आज की डेट में तो वाटर बॉडी की एविडेंस है, बिकॉज हम गन डाले जा रहे हैं और उसको मतलब हम हर तरह की गंदगी को पानी से धो देते हैं बिना ये सोचे कि पानी कैसे धुलेगा। तो हमने आज की डेट में जो हम स्लोगन में भी लिखते हैं जलीय जीवन है, लेकिन हमने जल को वेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम बना रखा है। हर तरह की गंदगी हम पानी से धो देते हैं और वो पानी जाता है जलाशय में, नदी में। उसके बाद उसका क्या होगा, उसके लिए हम सोचते हैं कि कोई सरकार कुछ करेगी, स्थिति कभी लगेगा तो काम होगा, और तब तक जो प्यास लगेगी उसका क्या इलाज है, क्योंकि सरकार का दायित्व भी हमें पानी चाहिए। तो सारा काम सरकार ही करेगी, तो हम सरकार पे बोझ है नहीं, हम सरकार पर बोझ नहीं है, हमारे भी अपने दायित्व है। और हमारा दायित्व ये है कि हम सरकार को, पब्लिक को, मीडिया को, सबको जागरूक करें कि ये एक्चुअली साइंस है और इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसको हम अबंडेंस में क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ द वाटर बॉडी। जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, जिसमें एयर पोल्यूशन मिटिगेशन है। जो हम एयर के पोल्यूशन कहते हैं दैट इज ऑल particulate matter in air, and particulate matter is free flowing solid particles in air, जो कि सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और वाटर बॉडी का टॉप सरफेस इन नेचुरल कंडीशन इज नेगेटिवली चार्ज। तो सारा पार्टिकुलेट मैटर आके पानी के सरफेस पे सेटल करेगा, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन अपने आप हो जाएगा। दिस इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ अ नेचुरल वाटर बॉडी। तो एक्विफर रिचार्ज, फ्लडिंग मिटिगेशन, ड्रॉट मिटिगेशन, air pollution mitigation and solving the sewage puzzle is all a part of the elimination of water quality.
So rejuvenation versus reclamation and purification is what we see here. पानी को ठीक करने के लिए हम आज से काम नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जल संकट गहरा हो रहा है। इसका मतलब हमारी अप्रोच कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारी अप्रोच क्या है? हम 4 प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेते हैं। एक तो हम सीवेज को ट्रीट करते हैं, दूसरा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तीसरा हम वाटर बॉडी को डीसिल्ट करते हैं, और चौथा हम प्लांटेशन करते हैं। तो सीवेज का जो ट्रीटमेंट है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नॉर्म फिक्स किया है, व्हिच इज देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर: ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवेज आउटलेट। जो एसटीपी का आउटलेट है, ना तो वो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी का, ना तो वो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी का, तो ट्रीटमेंट क्या होगी? तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगते हैं वो लगते हैं वाटर वॉल्यूम के हिसाब से, और वाटर वॉल्यूम इज लिंक्ड टू आबादी। आबादी जितनी बढ़ेगी सीवेज प्रोडक्शन उतना बढ़ेगा। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो फिक्स है। यदि वो फिक्स रहेगा तो ये जो बढ़ता हुआ सीवेज का प्रोडक्शन है इसको हम कैसे टेकल करेंगे? देखिए, एक बहुत बढ़िया केस है डल लेक। जो श्रीनगर में डल लेक है, वहाँ हमने पहले एक एसटीपी लगाया, 10 साल के बाद दूसरा लगाया, फिर 10 साल के बाद तीसरा लगाया, फिर 10 साल के बाद चौथा लगाया। सो अल्टीमेटली अभी तक हम 4 एसटीपी लगा चुके हैं, और इज द पॉइंट इन इंस्टॉलिंग द एसटीपी। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम क्या तरीका क्या करते हैं कि छतों से हम पाइपलाइन डालते हैं, पाइपलाइन को गड्ढे में ले जाते हैं, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि सीधा नीचे एक्वेफर में जाएगा। वो कभी नहीं जाता। वो पानी सॉइल मॉइस्चर में काम आता है, सॉइल का मॉइस्चर बढ़ाता है, एक्वीफर तक वो कभी पहुँच नहीं पाता। फिर हम करते हैं प्लांटेशन ड्राइव। तो जहाँ भी आप पूरी केस स्टडी पूरे भारत में उठा के देखिए, जहाँ पे भी प्लांटेशन ड्राइव और रेन वाटर हार्वेस्टिंग साथ में हुए, दोनों सक्सेसफुल हुए। कारण इसका ये कि जो सॉइल मॉइस्चर बढ़ा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से, वो प्लांटेशन ने यूज़ कर लिया। तो प्लांटेशन जो आप कभी भी ट्री तो प्लांट करते हैं, वी प्लांट सैपलिंग, हम पौध लगाते हैं, और पौध को पेड़ बनने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, जिसका प्रोविजन हम करते हैं। तो जैसे ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वृक्षारोपण एक साथ करते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाता है। वाटर बॉडी डीसिल्टिंग में क्या होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिल्ट एंड स्लज। जो सिल्ट होती है वो एक नेचुरल फॉर्मेशन होती है। जब भी पानी किसी जलाशय में होता है तो पानी की मूवमेंट की वजह से नीचे की मिट्टी ग्राइंड होती है, ग्राइंड होकर वो नैनो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो 1 grain of silt is about 16 times smaller than the soil particle। तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें से निकलते हुए अपनी कोशिकाएं अपनी रास्ता बनाते हुए नीचे एक्वीफर तक पहुँच जाती है, उनके पीछे पानी भी पहुँच जाता है। तो इसलिए सिल्ट फॉर्मेशन इज नेसेसरी। जब हम डीसिल्ट करते हैं तो हम ये सारी की सारी जो वेदर सॉइल्स को हटा देते हैं। इसलिए आप किसी भी जलाशय में जहाँ पे कोई डीसिल्टिंग हुई है, यदि उसको 1 साल तक स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा गर्मियों में वो तालाब सूख गया है, या फिर लगातार आपको पानी भरते रहने की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो सूखा नहीं तो। क्योंकि नीचे की जो सॉइल है उसकी वेदरिंग होनी चाहिए। मिट्टी जो है वो जल के ऊपर रहने के लिए बनी, जल के नीचे रहने के लिए उसकी वेदरिंग होनी जरूरी है। वो वेदरिंग का प्रोसेस टाइम लेता है। जी कुछ कह रहे हैं? ओके। सो ये जो वेदरिंग का जो प्रोसेस है ये अब एक अपना स्वीट टाइम लेगा, और तब तक जो आपका जलाशय है वो बार बार सूखता रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मनरेगा में जितने भी तालाब बनाए जाते हैं वो गर्मियों में जब आपको अहम ज़रूरत है पानी की सबसे ज़्यादा, उस समय सूख चुके होते हैं, बिकॉज जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको आपने पुनर्स्थापित नहीं किया है। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापन किया जाए। जैसे अभी एक ये फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जलाशय था और इस जलाशय का जीर्णोद्धार किया गया सपोजली, और इस जीर्णोद्धार में जो वाटर बॉडी है उसकी बॉडी तो रहेगी लेकिन वाटर गायब है। अब ये हम वेट करेंगे मानसून में कि भाई मानसून में पानी आएगा तो इसमें पानी भरेगा।
सो वाटर बॉडी में वाटर रहना भी उतना ही जरूरी है जितनी उसकी बॉडी जरूरी है। ये अनफॉर्चुनेटली जो डिसेंटिंग का प्रोसेस है उसमें हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम सारा पानी निकालते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जल संकट है, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े तालाब है उसका हम पानी खाली कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास अलंकार हो जाता है। अब कमिंग ऑन टू द इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी, जिसकी इतनी देर से आप चर्चा सुन रहे हैं, हर जगह बैनर पे लिखा हुआ आपने देख लिया वैदिक से जब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स हमने टेक्नोलॉजी का नाम रखा है। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? रिसर्क्शन ऑफ नेटिव इन्वायरमेंट, यानी कि जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसका पुनर्स्थापन करने की जो प्रक्रिया है उसको हमने नाम दिया है इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी वाटर बॉडी को स्टडी करते हैं, पहले एक्सटेंसिव स्टडी होती है जिसमें हम वहाँ की मिट्टी, पानी, हवा, हाइड्रोक्लाइमेटिक जोन, कितना सूरज आ रहा है, कितना एफ्लुएंट आ रहा है, वाटर की क्वालिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, उसमें कलर क्या है, किस तरह की नीड्स आ रही है, क्योंकि अगर जलकुंभी आ रही है तो कारण कुछ और है, अजोला आ रहा है तो कारण कुछ और है। ये सब चीज़ें एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद हम एक मेडिसिन बनाते हैं जो कि 100% हर्बल एक्सट्रैक्ट है, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है। इस बोटानिकल एक्सट्रैक्ट को हम डाइल्यूट करते हैं विद फ्रेश वाटर फ्रॉम द सेम हाइड्रोक्लाइमेटिक जोन। यानी कि यदि काशी में जलाशय है तो जो डाइल्यूशन के लिए फ्रेश वाटर होना चाहिए वो भी काशी का ही होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्लाइमेटिक जोन बदलते ही वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो बदल जाता है। जैसे पहले हमारे यहाँ लोग काफ़ी इस्तेमाल करते थे इस कहावत का कि वो बड़ा एक्सपीरियंस आदमी, उसने घाट घाट का पानी किया, यानी हर घाट का पानी अलग था, हर घाट के पानी की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि अलग थी, उसका टेस्ट अलग था। तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट से हम एक संदेश देते थे अपने भावी जनरेशन को कि मिट्टी, पानी और हवा में जो जान है, जो उसकी परिस्थिति है, जो उसका जैविक विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको समझो, वो हर जगह डिफरेंट है। सो ये सारी स्टडी करने के बाद हम उस मेडिसिन को बनाते हैं। मेडिसिन को हम वहाँ के फ्रेश वाटर में डाइल्यूट करते हैं और उसको वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं। जब उसको वाटर बॉडी में छोड़ते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में मेडिसिन की सिंथेसिस होती है बाय द एक्वा इकोलॉजी। जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है वो इस दवाई का संश्लेषण करता है सूर्य प्रकाश के सानिध्य में, और तब ये रिसरेक्शन प्रोसेस, जो पुनर्जागरण का जो सिस्टम है वो चालू होता है। तो चेंजेस आते हैं फिजिकल लेयर, केमिकल लेयर और बायोलॉजिकल लेयर, हर लेयर पे, बिकॉज इकोलॉजी इज अ बिगर डोमेन जिसके छोटे सबसेट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो वो हर लेवल पे वो चेंजेस आते हैं। जैसे ही हम वाटर बॉडी में मेडिसिन को डालते हैं और सनलाइट उस पर पड़ती है तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अवेलेबल। अब जो हमारा सूरज है उसका जो मेन कंटेंट है दैट इज फॉस्फेट। फॉस्फेट इज फॉस्फोरस प्लस 3 और 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है तो फॉस्फोरस इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड दिस हैपेंस विद इन द वाटर बॉडी। तो ये ऑक्सीजन रिलीज होती है और ऑक्सीजन रिलीज होकर जो DO लेवल बिल्कुल 0 पहुंचा हुआ है उससे वो ऊपर उठना शुरू होती है। तो आपका जो ऑक्सीजनेशन है प्रोसेस, इसके लिए अभी बहुत कुछ लगता है। मतलब आज की डेट में अगर आप ऑक्सीजनेशन देखें तो सीवेज प्लांट में लोग बड़े बड़े वो लगते हैं, मिल्स लगते हैं, टर्बाइन्स लगते हैं, ऑक्सीजनेशन के लिए पाइपलाइन लगती है। जैसे आप नैनीताल लेक को देखेंगे तो नीचे पूरी पाइपलाइन बिछाई गई है कि इसमें एक एक बबल हम ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। अगर आप डल लेक देखेंगे तो वहाँ बड़े बड़े फव्वारे लगाए गए हैं, पानी हवा में उछालेंगे और सिर्फ ऑक्सीजन को सेलेक्टिवली वो एब्जॉर्ब करते हुए नीचे आएगा। आपकी एयर साफ है क्या? जो नाइट्रस ऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड जो हवा में है वो भी तो साथ में नीचे आएगा। तो इसको हम नहीं समझना चाहते, बिकॉज किसी अंग्रेज ने कह दिया था कि ये प्रोसेस अच्छा है तो हम मान लेते हैं। सो जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है वो यहाँ नेचुरली हो रहा है। सो DO लेवल बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, हर इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज है। दिस चार्ज इज गुड इनफ
to give a CPR like shock, जो कार्डियोपल्मोनरी रिसर्क्शन प्रोसेस होता है, जो आपने कभी कई फिल्मों में देखा होगा कि कोई हीरो बेहोश हो गया तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक लगाते हैं चेस्ट पे और वो वापस से सांस लेना स्टार्ट करता है। तो इसी तरह का एक शॉक हम नेटिव माइक्रोबायोटा जो जलीय सूक्ष्म जीवी हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी वैसा ही लगता है और वो वापस से डोर्मेंट अवस्था से जीवित अवस्था में आती है। अब जीवित अवस्था में आने के बाद उनको पहली चीज़ चाहिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, तो आपने डीओ लेवल बढ़ाया हुआ है वो कंज्यूम हो जाता है। तो आप जब टेस्ट करते हैं तो इनिशियल टेस्ट में आपको डीओ लेवल बढ़ा हुआ नहीं आता, क्योंकि जितना आप बढ़ा रहे हैं उतना ही आप कंजम्पशन भी बढ़ा रहे हैं। सो डीओ एंड डीओडी आर इक्वेटिंग ईच अदर। लेकिन जो सीओडी है, जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसमें एक स्टीप डिक्लाइन होता है, क्योंकि केमिकल डिकम्पोजिशन इज हैपनिंग विदाउट ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, इधर नेटिव माइक्रोबायोटा जब रिसर्च हो गया, दे विल स्टार्ट डूइंग देयर नेचुरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसके अंदर पूरा का पूरा बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है। इस तरीके से सबसे पहले आपको, जैसे ही अब हम कल से भी जो फर्स्ट डोजिंग करेंगे उसके अबाउट 1 घंटे के बाद आप पूरे जलाशय के ऊपर देखेंगे बहुत ही छोटे छोटे से बबल्स आना शुरू हो गए। ये ऑक्सीजन बबल्स है क्योंकि नीचे से आ रहा है, और ये आके जो ऊपर आप इस कॉर्नर पे देखेंगे जलाशय में कल सुबह, तो आपको एक परत नजर आएगी, पतली सफ़ेद सी परत। ये होती है फैट, ऑयल एंड ग्रीस। बिकॉज हमारा जो किचन वेस्ट आता है तो उसमें जितना भी हमने तेल लगा के जो फ्राई किया है, जो पूड़ियाँ खाई हैं, वो सारा तेल धुल के पानी के ऊपर तैरना शुरू करता है, बिकॉज वो पानी से हल्का है। तो ये जो फैट, ऑयल एंड ग्रीस की लेयर है, ये लेयर जब तक फटेगी नहीं तब तक सनलाइट अंदर जाएगी नहीं। तो ये लेयर तब फटती है जब ऑक्सीजन के बबल्स आकर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, बबल फूटते हैं और वहाँ पे एक पंचर हो जाता है, उस पंचर से सनलाइट अंदर जाती है। So this is the natural process of restarting the process of photosynthesis। उसके बाद जो आपका नेटिव माइक्रोबियल लाइफ है वो रिसर्च हो गई है, और जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो ठीक हो गया है। जो TDS और TSS है वो कंसिस्टेंटली डिजॉल्व होता जा रहा है, नीचे घटता जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप TDS और TSS को डिजॉल्व करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वाटर विस्कोसिटी कम होगी। वाटर विस्कोसिटी कम होने से जो पानी का ठहराव है वो खत्म हो जाएगा, और मच्छर जो होते हैं वो ठहरे हुए पानी में ही ब्रीड करते हैं, लहराते हुए पानी में ब्रीड नहीं करते। तो इस प्रकार से मच्छर भी चले जाएंगे। सबसे पहले बदबू चली गई, उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, फिर मच्छर चले गए, उसके बाद इवेंचुअली जो आपके काई है और जो वीड्स हैं, अजोला है, हाइड्रिला है, वो डिजॉल्व होने स्टार्ट हो गए। मतलब आपको फिजिकली रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। एक चीज़ का वेस्ट दूसरी चीज़ का खाना है, तो जैसे ही आपने नेचुरल साइकिल को रिस्टेट कर दिया तो वो खाद्य श्रृंखला पुनर्स्थापित हो जाती है एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स गेटिंग कंज्यूम्ड। आपको फिजिकली रिमूव नहीं करना पड़ेगा, एवरीथिंग विल गेट कंज्यूम्ड इन द इकोलॉजी। दिस इज what is the Carbonomics technology or the Carbonomics approach for resurrection of the native ecology of the water. अब ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमने की हैं, जो आप ऊपर वाली तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर दिस इज ईडूडी लेक इन अहमदाबाद गुजरात, और ये 15 दिन बाद की तस्वीर है उसी वाटर बॉडी की। ये 15 दिन पहले की है और ये 15 दिन बाद की है। 15 दिन पहले बनी है, उसके अंदर जो पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, ये पैचेस हैं फंगस के, फंगल ग्रोथ की। जो ग्रीन कलर का पानी नजर आ रहा है दैट इज द एल्गियल ग्रोथ, और पानी देखिए ठहरा हुआ है, एक भी लहर नहीं है। वेरस 15 दिन बाद की जो आप फोटो देखते हैं तो पानी नीले रंग का आपको दिखाई देता है और लहरें ही लहरें दिखाई देती हैं। सारी फंगल ग्रोथ खत्म हो चुकी है, सारी एल्गियल ग्रोथ खत्म हो चुकी है, और ये सिर्फ 15 दिन का असर है। दूसरी जो आप वाटर बॉडी देखते हैं ये हैदराबाद में है, कोडिकुंटा लेक। इसके अंदर कंटिन्यूस सूएज 3.5 ml का हर रोज आता है, और ये 1 अक्टूबर का फोटो है और ये 1 फरवरी का फोटो है। अब देखिए आसपास की जो बिल्डिंगों में परछाई इसके लिए साफ नजर आ रही है, तो पानी का स्तर कितना क्लियर हो चुका है।
जो बदबू थी वहाँ पे वो तो चौथे दिन में ही गायब हो गए। जो मच्छर थे उनको गायब होने के करीबन 20-22 दिन लगे थे और उसके बाद सारा काम स्लज और स्पंज पे हुआ। जो ऊपर डिपॉजिट है उसको स्पंज कहते हैं, जो नीचे डिपॉजिट है उसको स्लज कहते हैं। ऑल दैट गॉट कंज्यूम्ड। और ये जो तीसरी फोटोग्राफ आप देख रहे हैं दिस इज रायपुर, इसका नाम है मोवा तालाब। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो अलग किस्म की प्रॉब्लम थी। यहाँ पे वाटर लेवल जो मोदनी है उसने करीबन 70% लेक को आच्छादित कर रखा और ये 1 महीने में ये रिजल्टेंट है कि वो 70% से घट के सिर्फ 7% रह गया। सो दैट इज, और ये सब अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। अहमदाबाद गुजरात ड्राई हो गया, हैदराबाद तेलंगाना सेंट्रल इंडिया, रायपुर सेंट्रल इंडिया एंड फॉरेस्ट एरिया। दिल्ली एनसीआर में आते हैं तो ये पहली फोटो जो है ये प्रसाद नगर लेक की है करोल बाग में। आप देख सकते हैं पानी कितना थिक है, काई काई आपको पूरी नजर आ रही है। उसके बजाय ये जो ट्रीटमेंट के बाद का जो कंडीशन है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये है झील वाला पार्क, ये भी दिल्ली में है। आप देख सकते हैं फॉग की लेयर कितनी थिक है, पानी का लेयर कितना थिक है। और ये उसके 1 महीने बाद की तस्वीर है। ये प्रसाद नगर में 2 महीने बाद की तस्वीर है। और रिसरेक्टेड झील वाला पार्क है वो सिर्फ 1 महीने बाद की तस्वीर है। अब हम उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी तक हम 2 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। पहला तो श्री अयोध्यापुर में है लाल देवी तालाब, जो 5 एकड़ का तालाब है, उसमें 5 MMT का सीवेज रोज आता था। और ट्रीटमेंट के बाद यहाँ जो पंप चलता था जिससे ओवरफ्लो अवॉइड करने के लिए पानी को बाहर फेंका जाता था वो चलना बंद हो गया। तो एक्विफर रिचार्ज अपने आप होना स्टार्ट हो गया। और ये जो है ये तस्वीर है मुरादाबाद की। मुरादाबाद में शाहपुर टिकरी तालाब है। ये ऐसा इकलौता हमको केस स्टडी मिला, 1 एकड़ का तालाब जिसमें 16 प्रकार की लीव्स थी। इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे डेवलप थी किसी ज़माने में। मेरे ख्याल से कोई 10 एकड़ के आसपास वाटर चाहिए हुए इंक्रोच होते होते ये सिर्फ 1 एकड़ की रह गई है। और 1 एकड़ में भी 16 प्रकार की लीव्स थी यहाँ पे। लोगों को पीने के पानी की समस्या होती थी क्योंकि जो एक्वीफर था वो कंटामिनेट होता था। जो लोगों के बोरवेल से जो पानी आता था उस पानी में बदबू होती थी, आसपास बहुत सारे मच्छर होते थे, लेकिन उनको कारण ही नहीं पता था कि इसका कारण कोई जलाशय नहीं हो सकता। तो जब हमने इसको रिसर्चिंग प्रोसेस स्टार्ट किया तो लोगों की जो फीडबैक आया, लोगों को जो सुविधाएँ मिली वो मुरादाबाद नगर निगम ने नोटिस की। लोगों ने उनको चिट्ठियाँ लिखी, उन्होंने उनको बताया कि ये बहुत अच्छा था। उसके बाद मुरादाबाद नगर निगम ने प्लान किया कि हमारे जो बाकी जलाशय हैं उनको भी ठीक किया जाए। और इसीलिए अभी रिसेंटली मैं कहते हैं आज या कल में उन्होंने अभी एक टेंडर पब्लिश किया है फॉर रिजुविनेशन ऑफ द वाटर बॉडी। ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है। जैसे अयोध्या में भी टेंडर निकला तो द टेंडर वॉज फॉर रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडी। नॉर्मली जो टेंडर्स निकलते थे या तो डीसिल्टिंग के निकलते थे या तो ब्यूटिफिकेशन के निकलते थे। तो ये जो नई वोकैबुलरी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने एक्सेप्ट की है, व्हाट वी वांट इज रिजुविनेशन। जैसे मोदी जी के टाइम पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमारे वोकैबुलरी में ऐड हुए। जैसे अभी आइसोलेशन जो है यूजुअली इस्तेमाल नहीं होता था। होम आइसोलेशन जो है वो कभी इस्तेमाल नहीं होता था। ये कोविड ने हमको सीखा, ये नई वोकैबुलरी है। तो एक जो सीखने की जो भावना है वो आज के देश में, आज के भारत में बढ़ रही है। एंड दैट इज व्हाई दिस न्यू टर्मिनोलॉजी इज एक्सेप्टेड इवन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कि हमको वाटर बॉडी ब्यूटिफिकेशन नहीं करना है, वी वांट रिजुविनेशन ऑफ द वाटर बॉडी। तो इस तरह के टेंडर अब आने लगे। अयोध्या में भी अबाउट 8 तालाबों का रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट आया। मुरादाबाद में भी करीबन 8 तालाबों का रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट आया। This is the news that has been created due to the rejuvenation case studies that we have. ये पंजाब की न्यूज़ है। दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज कवरेज दिया था इस न्यूज़ को 7 जुलाई को, जहाँ पे हमने जो नाला है
नाले का ही रिजुविनेशन है, तो इन कंडीशन यथावत स्थिति में उसको रिजुविनेट करने का हमने परियोजना स्टार्ट की। 2 महीने हमने उनको टेस्ट करके दिखाया, जिसके अंदर 10 ml का ट्रीटेड सीवेज और 10 ml का अनट्रीटेड सीवेज रेगुलर बेसिस पे आ रहा था, और उसको हमने इन सिटू कंडीशन में ट्रीटमेंट किया। इट वाज प्रोजेक्ट गिवन टू अस बाय पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड उसके जो असर थे, जो उसकी टेस्ट रिपोर्ट थी, दैट वाज ऑल डन बाय पंजाब बायोटेक्नोलॉजी लैब, एंड दे वर सो हैप्पी विद द प्रोजेक्ट कि जब उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू किया तो मीडिया गेव इट एज अ फ्रंट पेज न्यूज। तो ये फ्रंट पेज का बॉक्स न्यूज था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है 24 फरवरी 21, जो हमने प्रसाद नगर लेक जिसकी आपने फोटो देखी थी, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट था। और जैसा हेडलाइन, आप दोनों हेडलाइन को जरा गौर से देखें, ये वैदिक ज्ञान से निकली नाले की सफाई की तकनीक एंड DDA फॉल्स बैक ऑन वेदास टू सेव वाटर बॉडी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो भारतीय आत्मसम्मान है उसको भी पुनर्जीवित पुनर्स्थापित कर रहे हैं कि वैदिक विज्ञान से उन समस्याओं का निराकरण संभव है जो कि आज के डेट में ग्लोबल प्रॉब्लम्स है। कोई भी STP प्लांट उस प्रॉब्लम को उस लेवल तक सॉल्व नहीं कर पा रहा जो हमारे वैदिक विज्ञान से हुआ है। कमिंग अगेन टू अभी जैसे पीछे लोगों के वक्तव्य में सब पुलियों का भी जिक्र हुआ था, तो हम बहुत ही धन्यवादी हैं कि उत्तर प्रदेश में सब में से 3 पुलियाँ उत्तर प्रदेश में ही हैं। पहली तो अयोध्या जी हैं, फिर काशी, और तीसरी है मथुरा। तो ये अयोध्या का मैंने आपको बता दिया, काशी में हम शुरू कर रहे हैं। ये मथुरा का प्रोजेक्ट है, मानसी गंगापुरम श्री गोवर्धन पर्वत के पास है, और ये एक 10 एकड़ की वाटर बॉडी है जिसके अंदर हमने ये शुरुआत की थी। 1 महीने का हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया था। इट वॉज कवर्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में कवर हुआ, जिसमें ये जो पानी था इसमें महत्ता इसकी ये मानी जाती थी, पौराणिक रूप था कि लोग यहाँ स्नान करते थे, आचमन लेते थे और जल घर लेके जाते थे किसी ज़माने में। और आज इस तालाब की हालत ये हो गई थी कि उसके पानी को कोई आचमन तो दूर की बात है, अपने को छिड़कना नहीं चाहता था, तो पानी में से बदबू आती थी। और जब ये परंपरा इस परंपरा का निर्मूलन हो रहा था क्योंकि जल का जो स्तर है वो खराब होता चला जा रहा था, तो उस समय लास्ट जिन लोगों ने करीबन 10 साल पहले आचमन किया था उनका ये कहना था कि पानी खारा हो चुका है। हमने 1 महीना ट्रीटमेंट किया और वापस से लोग आचमन लेने लगे। पानी खारे से मीठा हो चुका था 1 महीने की ट्रीटमेंट। सो दिस वाज मानसी गंगा, दैट इज व्हाई इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ न्यूज़। राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, सबने इसको कवरेज किया। ये हमारा कुछ टेलीविजन का कवरेज है। जो पहली फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे श्री प्रदीप द्विवेदी जी हैं, मंदाकिनी नदी चित्रकूट, मध्य प्रदेश से हमको ये प्रोजेक्ट मिला था। वहाँ पे इनका मीडिया इंटरव्यू चल रहा है, आज तक चैनल और ABP न्यूज़ में ये कवर हुआ था। ये ABP न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये रिपोर्ट आ चुकी है। और ये ETV उत्तर प्रदेश का इंटरव्यू विशाल सिंह जी हैं, नगर आयुक्त अयोध्या, उनका इंटरव्यू चल रहा है, जहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो हम पंप जो चलाते थे वो चलाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ रही है। सो दैट वाज द टेलीविजन कवरेज दैट वी हैव गॉट सो फार। ये हमारी प्रेजेंटेशन की जल शक्ति मंत्रालय में, यहाँ देखिए माननीय मंत्री जी गजेंद्र जी शेखावत जी बैठे हैं। ये रतनलाल कटारिया जी हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे, और ये DP मथुरिया जी हैं, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल डायरेक्टर फॉर नमामि गंगे। तो उनके सामने प्रेजेंटेशन हुआ था, और जाहिर सी बात है मंत्रालय में प्रेजेंटेशन होगी, हम तो फोटो ले नहीं सकते। तो ये सारी फोटो जो हैं ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने ट्वीट की थी, वहाँ से हमें फोटोग्राफ्स ली हैं। ये हमारे कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है। स्टार्टअप इंडिया में हम रजिस्टर्ड थे, जल शक्ति मंत्रालय से हमको
वाटर हीरो का अवार्ड मिला है। स्मार्ट वाटर मैगजीन स्पेन के टॉप 3 ऑटर्स ऑन वाटर में हम आते हैं। ये ग्राहम साहब जो हैं, ये अमेरिकन हैं, जो कार्ल स्विट्स हैं, फ्रॉम स्विट्जरलैंड, और इंडिया की मैं इकलौती एंट्री हूँ यहाँ पे, नंबर 2 पे मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको इन्वाइट किया था फॉर ट्रेनिंग द IAS ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और ये टेक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वेर उनका जो स्लोगन है वो कहता है कि आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग। तो ऐसे आइडियाज जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लोगों तक पहुंचने चाहिए, उन्होंने हमको इनवाइट किया टू गिव अ प्रेजेंटेशन एंड इट इज़ एन अमेरिकन प्लेटफॉर्म। तो वहाँ हमने प्रेजेंटेशन दिया, टेक में लेक्चर दिया अबाउट आवर गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी एंड दे वर प्रीटी हैप्पी विद टेक्नोलॉजी एंड दैट इज व्हाई दे फीचर्ड इट इन देयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। So that's about the program.